नमस्कार दोस्तों। 2024 के लिए चुनावी घंटी बजनी अब से ही शुरू हो चुकी है और इस चुनावी घंटी के बजने के साथ ही जो पिछले 2 बार से सत्ताधारी दल है, यूं कहने को तो एनडीए है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो स्पष्ट बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अब कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिन परिस्थितियों में 2014 और 19 जैसे हालात का दर्शन नहीं हो रहा है, और क्या यही परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार क्लोज डोर मीटिंग में तो कई बार पब्लिक प्लेसेज पे आपाक होने लगे हैं। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो कभी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात करते हैं, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है केंद्रीय गृह मंत्री, वो तो घर में घुसकर मारने की बातें भी करने लगे हैं। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अपने घटते जनाधार का अंदेशा हो गया है, या विपक्ष की तरफ से जो गोलबंदी पिछले 1 महीने में खासकर नीतीश कुमार के महागठबंधन यानी विपक्ष के साथ आने के साथ जो शुरू हुई है, उसके बाद की परिस्थितियां एकदम से पलट गई है? और क्या सभी क्षेत्रीय दलों ने जेपी नड्डा के बयान के बाद, उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात की, उसके बाद से कमर कसना शुरू कर चुके हैं? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी पर करप्शन से दूर रहने का जो तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम जो दावा था, उस दावे में कितना दम रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड से बिल्कुल अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। तो इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और आज के बर्थडे बॉय अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी, सबसे पहले आपको हमारे दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और जन्मदिन के मौके पे आप ये बताइए कि आज कहाँ निकल रहे हैं, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर? सवाल जवाब का सिलसिला हम अभिषेक शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि दिल्ली में आज किस होटल में आप डिनर के लिए निकल रहे हैं, ताकि हम लोग भी चुपके चुपके पहुंचे। अभिषेक, एक तो धन्यवाद आपका, आपने शुभकामनाएं दी। और हमारी स्ट्रेंथ जो है पत्रकारिता की, मुझे मेरी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, ये तमाम दर्शकों की, श्रोताओं की, पाठकों की शुभकामनाएं हैं, जिसके बलबूते पे, जिसके ताकत पे पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। और बेबाक, जो लोग कहते हैं कि बेबाक बोलते हो, ये ताकत वहीं से आती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है पत्रकारिता आज के दौर में करना। रही बात कहीं जाने की, तो अब सवाल ये है कि घर में बेटा है और पत्नी भी पत्रकार है, और वो अभी दक्षिण भारत में भ्रमण पे है। वो पदयात्रा कवर कर रही है, तो उसके बाद जब वो आएगी, कल परसों आएगी, तो शायद संडे के दिन जो होता है गेट टुगेदर परिवार का, वो होगा। लेकिन आज बेटा है, बेटी की डिमांड है, तो कहीं देखिए शाम को वो तय करता है। आजकल तो बेटे तय करते हैं ना, उनको कहाँ जाना है, आपके हाथ अच्छा, में क्या होता है। दिल्ली में दिल्ली में मराठी डिश सबसे अच्छा कहाँ मिलता है? दिल्ली में नए महाराष्ट्र सदन में जो कैंटीन है, और वो बाहर के भी लोग जाके खा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा मराठी खाना मिलता है, और उन्होंने बहुत ऑथेंटिसिटी मेंटेन की है। लेकिन मेरा बच्चा दिल्ली में पड़ा हुआ है, तो उसका ज्यादा फ्लेवर पंजाबी फ्लेवर है। और आजकल के बच्चे तो आपको पता है, कॉन्टिनेंटल भी खाना है, चाइनीज भी खाना है, तो आज तो उसके लिए छोड़ दिया है। लेकिन कार्यक्रम भी तो करने होते ही है, क्योंकि जो कमिटमेंट है वो तो करनी है। और कम नहीं, से कम मेरा आप आशय दरअसल ये है, अशोक वानखेड़े जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले मेरा आशय ये है कि मुझे कोल्हापुरी मटन बहुत पसंद है। वो आपको दिल्ली में कहाँ कोल्हापुरी, मिलता है? वो कोल्हापुरी मटन या साउजी नागपुर का मटन जो है, जो दो चीजें फेमस है। कोल्हापुर और नागपुर में करीब करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोल्हापुर में जो मटन मिलता है उसमें सफेद रस्सा, तांबड़ा रस्सा का मटन है। मतलब वो मटन की सूखा मटन मिलता है, साथ में 2 करी मिलती है। एक व्हाइट रंग की जो ग्रेवी होती है, वो मिल्क, कोकोनट मिल्क बेस्ड होती है, और दूसरी प्लेन करी होती है जो रेड कलर की होती है, इसलिए तांबड़ा रस्सा, सब पांडरा रस्सा ऐसा नाम है उसका। और यदि आपको स्पाइसी खाना है बहुत बढ़िया, तो फिर एक नागपुर की एक डिश है साउजी मटन या साउजी चिकन, वो आप खा सकते हो। अभी तो पूना में मैंने देखा साउजी वेजिटेरियन भी मिलने लगे हैं, जैसे कोल्हापुरी वेज मिलता है। अशोक वानखेड़े जी, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में इन सब के दर्शन कहाँ पे होंगे? दर्शन जिस दिन अभिषेक आपको करना हो, आप मुझे बताइए, मैं भी खाऊंगा आपके साथ। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी बहुत कम जा पाता हूँ, कि तुम्हारे साथ चलने से कम वो चीजें मिल जाएगी। मैं आपको ये दोनों चीजें बाकायदा महाराष्ट्र सदन में खिला सकता हूँ। महाराष्ट्र सदन में वो ऑथेंटिसिटी अभी उन्होंने मेंटेन की हुई है, नए जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने। चलिए अब मूल मुद्दे पर आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि एक नया टारगेट दिया गया है
कि 145 जो हारी हुई सीटें, 144 144 सीटें जो हारी हुई है, उन सीटों को जीतना है। लेकिन उन सीटों पर मैं नजर दौड़ाता हूं तो वो सीटें इक्का दुक्का ही मिलती है, जैसे कमलनाथ वाली छिंदवाड़ा की सीट, नॉर्दर्न या सेंट्रल इंडिया में वो मैक्सिमम सीटें मिलती है केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यानी उन राज्यों में, जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले इलाके में, यानी उन जगहों पे मिलती है जहां भारतीय जनता पार्टी के जमानत बचाने वाले कैंडिडेट का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। क्या आपको लगता है ये एग्जेगरेशन नहीं है, ये अतिरंजित बयान नहीं है कि 144 उन सीटों को जीतना है? नहीं, मैं इसको अतिरंजित बयान इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी इससे अलग है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे हो या आंतरिक जो उनका आकलन है, वो ये जानते हैं कि जो 300 सीटें उनको मिली है वो रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बोल बच्चन लगातार 2014 से लोग सुन रहे हैं, डिलीवरी पॉइंट पे सरकार बुरी तरह से फेल्योर है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रुपए का कीमत हो, और तमाम बाकी पैरामीटर्स है, किसानों की इश्यूज हो, एजुकेशन की इश्यूज हो, भ्रष्टाचार के मामले हो। प्रधानमंत्री बार बार भले ही कहे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा, ये जो सामने आता है चीजें, तो उससे तो लोग दुखी हो गए हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जब आपके वित्त मंत्री या देश के बाकी नेता, बड़े मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर हो, ये जब बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यदि मैं जीडीपी डेब्ट रेशो यदि मैं देखूं तो श्रीलंका का 101 पॉइंट पहुंच गया था, तो श्रीलंका के क्राइसिस शुरू हो गए थे। हमारे यहाँ 2021 में ये 73 पॉइंट था, और ये अब उसके बाद मुझे आश्चर्य लगा क्योंकि सारे पैरामीटर्स ध्वस्त करते हुए जीडीपी रेशो केंद्र का 19 बताया गया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि कर्ज भी बढ़ा है, जीडीपी डाउन हुआ है, फिर ये रेशो बढ़ना चाहिए था, ये कम कैसा हो गया? ये उल्टी गंगा कैसी बही? ये वो लाशें तो नहीं है जो यूपी से बिहार से यूपी बह रही थी उल्टी, जो कोविड में हुई थी। तो जब मैंने स्टडी किया तो सरकार ने ये जगलरी की आंकड़ों के साथ। सरकार ने राज्यों के, पहले ये था कि जब डेब्ट जीडीपी रेशो तय होता था तो सकल जितना भी लोन है, इंटरनेशनल, नेशनल, जितना भी आपने कर्जा लिया है, इस बार इन्होंने कोविड में क्या किया, बहुत सारा कर्जा राज्यों पे भरोसे छोड़ दिया, राज्यों के माथे छोड़ दिया, और अपने नाम पे बहुत कम कर्जा रखा, और फिर अपना ही कर्जा जोड़ के उसको 19% दिला। मेरे हिसाब से जीडीपी रेशो यदि पुराने सिस्टम से यदि गिना जाए तो हम करीब करीब 80-90 के आसपास पहुंच गए हैं। ये अलार्मिंग है देश के लिए। देश में चीजें जो हमारे पुरखों ने जो बनाई थी 75 साल में, जो विभिन्न सरकारों ने जो चीजें बनाई थी, उसको आप बेच रहे हो, और उसके बाद नए कर्जे ले रहे हो। 54 लाख करोड़ देश पे 2014 में कर्जा था, वो बढ़ के 135-140 लाख करोड़ हो गया। हर भारतीय पे 1,33,000 करोड़ के आसपास, 1,33,000 के आसपास कर्जा आता है। तो कर्जे की मार, बैंकिंग सिस्टम दिन ब दिन इतनी रिजिड हो रही है कि बैंक में पैसा रखने जाओ तो पैसा देना पड़ता है, बैंक से पैसा निकालो तो पैसा देना पड़ता है, आप डिजिटल निकालो तो पैसा देना पड़ता है, आप एटीएम से निकालो तो पैसा देना पड़ता है, आप काउंटर से निकालो तो पैसा देना पड़ता है। तो हर जगह लूट खसोट मची हुई है। जीएसटी का अभी तक कोई प्रारूप तय नहीं है। आज किसी भी व्यापारी को पूछो तो इसको ये पता नहीं है कि जीएसटी का जो स्लैब है, जो माल उसकी दुकान में पड़ा है, जो उसने स्टॉक करके रखा है, उसका जीएसटी 2 महीने की जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग जब होगी तो उसमें कौन से स्लैब में चला जाएगा। इतने साल हो गए लेकिन अभी तक तू डाल में पात ये चल रहा है। टैक्स रिजिम का एक बहुत अनघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, हर जगह वसूली सिस्टम चल रहा है। ये एक फैक्टर इकोनॉमी की तरफ देख रहा है। लोग कहते हैं कि हमारी, अभी आज ही एक बात कही, मैं थोड़ा सा इसमें आज एक जगह लूंगा, मैं एक मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं, अभिषेक, जो ये बार बार ये कहा जाता है कि हम देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो मैं इस 5वीं अर्थव्यवस्था होने में मुझे कोई ताजुब नहीं है, मैं सरकार को झुठलाता नहीं हूं, लेकिन हम 5वीं अर्थव्यवस्था बाय क्वांटम है, नॉट बाय प्रॉफिट, नॉट बाय एनी अदर पैरामीटर्स। क्योंकि देश 140 करोड़ का है, 140 करोड़ लोगों ने जोर से छींक भी दिया तो इतना बड़ा साउंड पोल्यूशन हो जाता है कि पूरे देश की हालत खराब हो जाएगी। तो इतने बड़े देश में जब कंजम्पशन बढ़ता है, या लोग खाते हैं पीते हैं, लोग जो खर्चा करते हैं, उस पे जो टैक्स कलेक्शन होता है, और महंगाई में तो जीएसटी तो आपकी कीमतों पे होता है, वॉल्यूम पे नहीं होता है। तो जीएसटी बढ़ता है क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ी, कीमतें बढ़ी हुई है।
तो बाय क्वांटम साइज वाइज जैसा विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर में है, इसके मायने ये नहीं कि हम विश्व में सभी जगह पे नंबर 2 पे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, आंकड़ों में बड़ी है, लेकिन जब हम उस अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते तो हमारे यहाँ भयानक घाटा है। हमारा एक बड़ा फैक्ट है अशोक वानखेड़े जी, इसमें एक बड़ा फैक्ट है जो इसके साथ ही आया है कि जो बॉटम 70 करोड़ लोग हैं, यानी जो बॉटम आधी आबादी है देश की, उसके बराबर टॉप 95 तो टॉप 94 लोगों की प्रॉपर्टी उसके इक्विवेलेंट है, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल, यदि देश में अडानी और अंबानी ये 2 लोग विश्व के पहले वो लिस्ट में पहले लिस्ट में बड़े उद्योगपतियों के लिस्ट में सबसे कमाने वाले की लिस्ट में यदि पहले 5 में आते हैं, तो इसके मायने ये नहीं है कि मेरे यहाँ जो लोग इलाज के नहीं होने के कारण डेड बॉडी लेके खंधे पे चलते हैं क्योंकि गांव में एम्बुलेंस भी नहीं जाती। हमारे ये 2 भारत के स्थितियां हैं, एक तरफ ये, एक तरफ आत्महत्या करता हुआ किसान है, एक तरफ शेयर मार्केट में बूम दिखाता हुआ शेयर इंडेक्स है। तो ये 2 जब सामने सामने आ जाते हैं तो हमें ये देखना है कि हम किस बात को इंडिया का द्योतक माने। हम ये माने कि सेंट्रल विस्टा हो रहा है और जो रोड है राजपथ कर्तव्य पथ बनने से और बहुत ज्यादा हरा भरा बनने से और बैठने के लिए जगह और उसको एकदम 5 स्टार और 7 स्टार बनाने से देश की स्थिति आकलन होगा, या वो आकलन होगा जहां गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, इसके लिए डॉक्टर नहीं जाते, डेड बॉडीज तक ले जाने के लिए लोगों को कंधे पे और खटिया पे, और डिलीवरी के लिए महिलाएं लोग कपड़े में बांध के लिए आते हैं क्योंकि रोड नहीं है उस गांव में। तो हमें कर्तव्य पथ, राजपथ और उस गांव का रोड देख के भारत किस बात से आकलन करोगे? भारत की इकोनॉमी आप सिर्फ आंकड़ों के भरोसे आकलन करोगे या प्रॉफिटेबिलिटी के भरोसे आकलन करोगे? हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत है, लेकिन जब हम देखते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा इतना डेफिसिट में जाता है, इतना घाटे का सौदा है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके कई 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 गुना इंपोर्ट है और फिर हम घाटे के सौदे में रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। यदि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है देश विश्व में, तो इसके मायने ऐसे नहीं है कि डॉलर में हम बिल्कुल रुपए भी 80 रुपए तक चले जाए, क्योंकि 5वें नंबर पे हमको वहां पे भी रहना है। इकोनॉमी जब अच्छी होती है, जब डॉलर और रुपया बराबर हो, 1 रुपए का 1 डॉलर आए, तब हम माने इकोनॉमी बड़ी है। मात्र क्वांटम के आंकड़ों से इकोनॉमी बड़ी नहीं होती। तो ये तमाम चीजें जो है देश के सामने लोग देख रहे हैं। अशोक वानखेड़े जी, जिस प्रकार से मोदी जी कोरोना के पहले पूरी दुनिया के भ्रमण में रिकॉर्ड बना रहे थे, पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं कि जब आपको फोन करता हूं आप दिल्ली से बाहर आते हैं, भारत भ्रमण में आप रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। और अच्छी बात है, महात्मा गांधी ने कहा कि सभी भारतीयों को भारत भ्रमण जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना इस देश को समझना और देश के आम लोगों के बारे में और संस्कृति के बारे में कोई राय बनाना बेहद मुश्किल काम है। मैं अभिषेक मैं आपका सवाल ले रहा हूं, मैं भ्रमण क्यों करता हूं? गुजरात में राम राज्य है, 28 साल से बीजेपी है, तो मैं गुजरात को देखने चला गया। मैं अहमदाबाद गया, मैं संकेश्वर गया, वहां से मैं राजकोट गया। मेरा कम से कम 8 दिन का टूर रहा और मैंने गुजरात में गांव-गांव में जाके गुजरात समझने का प्रयास किया। मैं एक तेलंगाना का एक मॉडल किसी ने मुझे बताया था कि तेलंगाना बहुत सक्सेसफुल राज्य का मॉडल है और वो प्रैक्टिकल मॉडल है। मैं वो मॉडल देखने गया। तेलंगाना में कम से कम मैं 5 दिन रहा और तेलंगाना तो मेरे जिले को लग के है। यवतमाल नांदेड़ से तेलंगाना शुरू हो जाता है। तो मुझे वो भी एक था कि मैं मेरे साइड से भी देखा, मैंने हैदराबाद जाके भी देखा, तो मुझे वो भी एक देखने को मिला। महाराष्ट्र क्योंकि मेरा गृह राज्य है, तो मुंबई में मुझे कई जगह फंक्शंस में जाना होता है, पुणे में जाना होता है, नागपुर में मेरा गांव है तो मैं जाना चाहता हूँ। अकोला में अगले महीने की 9 तारीख को अकोला में एक मेरा व्याख्यान रखा है, वहां पे देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों पे। तो ये जब आप व्याख्यान देने जाते हो, आप जब जानते हो तो आप जाते हो, लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास करते हो। आप चाय वाले से लेके साइकिल रिक्शा वाले से लेके आम आदमी से जो खेत में किसान काम करता है उसको पूछते हैं कि क्या वाकई वस्तुस्थिति क्या है। जो देश की बड़ी बड़ी बातें जब हम उनको पूछते हैं जिससे वो अभी है, उसको पता ही नहीं है कि ये हो रही है बातें। तो ये तमाम चीजों से पता पड़ता है कि वाकई वास्तविकता क्या है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो मात्र सरकारी आंकड़ों के भरोसे, विज्ञापन के भरोसे या किसी नेता ने कुछ कह दिया तो वो मानने के बजाय यदि वस्तुस्थिति, और हम उस पत्रकारिता की पीढ़ी के हैं कि हम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनना पसंद करते हैं। यदि मेरे पास कोई खबर भी आती है महाराष्ट्र की भी, अभी मैंने परसों के दिन एक मराठी चैनल पे एक मैंने खबर मतलब एक विश्लेषण किया, उसमें गांव में मतलब लोगों को डेड बॉडी ले जाने के लिए नाले में यदि पानी हो तो उस नाले पे 75 साल हो गए, वहां पुल ही नहीं बना है।
और वहां सांसद और विधायक बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको डेड बॉडी, नाले में पानी था तो कमर कमर पानी में डेड बॉडी खंधे पे ले जाके जलाना पड़ गई। तो एक तरफ आप इधर कबर कबर पे फूल किसने चढ़ा इस पे लड़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो मिनिमम के कबर पे फूल चढ़े या लाइट लगाए, जिसको फांसी हो गई थी हो गई, वो फांसी होने के बाद उसके ऊपर लाइट भी लगे और कबर भी चढ़ी, फूल भी चढ़े, तो उससे कोई वो जिंदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता में जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं महाराष्ट्र के, यदि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी कमर कमर इतने पानी में डेड बॉडी कंधे पे लेके, जान पे खेल के लेके जाना पड़ता हो, तो ये दुर्भाग्य है। यदि इलाज के लिए नहीं जा पाती इसलिए लोग मर जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि रोड नहीं है, लोग स्कूल में बच्चे जुगाड़ करके ले जाते हैं। मैंने अभी कहीं एक फोटोग्राफ देखा कि केले के तने को तो जोड़ जोड़ के बांध के नदी में से बच्चे स्कूल के ले जाते हैं। क्या ये भारत 75 साल का अमृत महोत्सव ये है? तो ये जब हम फोटोग्राफ देखते हैं तो मैं बाकायदा उन लोगों से बात करता हूँ, मैं फोटोग्राफ भरोसे नहीं रहता। ये फोटोग्राफ कहाँ का है? मैं संपादक से बात करता हूँ, फोटोग्राफर से बात करता हूँ, उस गांव के किसी आदमी से बात करनी हो तो बात करता हूँ, तब जाके पता पड़ता है कि वास्तविकता इस देश में क्या है। आप निश्चित तौर पर आम लोगों से बात करके एक राय बनाते हैं, इसलिए मैंने अपने दर्शकों के लिए आज आपके साथ एक विशेष चर्चा रखी है। सबसे पहले बात, चूंकि एक भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और 18 दिन और 21 दिन 39 दिनों के बाद ये महाराष्ट्र में भी इंटर करेगी, आपका गृह राज्य भी है, तो मिशन 350 प्लस, कुछ लोगों की नजर में कहे तो 400 प्लस। जब ये दावा एक तरफ चल रहा है तो आपके गृह राज्य में क्या स्थिति दिखाई देती है? 42 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को आउट ऑफ 48 अलायंस पार्टनर के साथ आई थी, आज क्या स्थिति है? एक अभिषेक, आपने सवाल पूछा था जो अधूरा रह गया। आपने जेपी नड्डा की उस स्टेटमेंट को कहा कि अब 144 सीटें हम ढूंढ रहे हैं जहां हम कभी आए नहीं, जो दक्षिण भारत की वगैरह है। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो बात इस बात को जानते हैं कि जो वर्तमान में सीटें उनके पास है उनमें से बहुत सारी सीटें वो खोने वाले हैं और उसके कई कारण हैं। 2014 से लेके मैंने कहा ना कि बोल बच्चन हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है। अलग अलग बीजेपी में अब अपने आप में सत्ता संघर्ष भी हो रहा है, कई जगह विद्रोह का रूप भी ले रहा है। लोग भी थक गए हैं। जो लोग प्रॉमिस करते हो आप चुनाव के समय, वो कुछ नहीं पूरा करते, कुछ तो भी नया शगुफा देते, कभी राष्ट्रवाद का तड़का लगाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का तड़का लगाते हैं। इससे भी लोग अब थक गए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं डिलीवरी चाहिए। इसलिए जो वर्तमान में सीटें आपकी है, उस सीटों में से यदि 100 सीटें कम हो जाती हैं, यदि 100 सीटें कम हो जाती है, हम चर्चा के अंत में ये भी बताएंगे 100 सीटें कहाँ से कम हो सकती है। यदि ये 100 सीटें कम हो जाती है तो उस 100 का गड्ढा कहाँ से भरा जाएगा? तो उस 100 का गड्ढा भरने के लिए जो सीटें हमारे पास नहीं है वहां टटोलने की बात हो रही है। यही कारण है कोई 144 सीटें। अब आप महाराष्ट्र का सवाल आपने पूछा। महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी शरद पवार की कांग्रेस, ये जो पार्टी तीनों यदि इकट्ठा चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन बीजेपी यदि 10 तक सिमट 10 आंकड़ों 10 नंबर तक सिमट जाए लोकसभा में तो आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, या उनको लगता होगा कि हम एकनाथ शिंदे के साथ है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। क्योंकि अभी न्यायपालिका कैसा बिहेव करती है, जिस हिसाब से लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, उस हिसाब से तो कोई ज्यादा मुझे आशा नहीं है और इलेक्शन कमीशन से भी बिल्कुल आशा नहीं है। ऐसे में ये दोनों ने, शिवसेना किसी को ओरिजिनल बता दिया, लेकिन जनमानस के मानस पर, जो दिल पे जो उतरी हुई शिवसेना है वो ठाकरे परिवार की शिवसेना है। आप परिवारवाद को चाहे कितना गाली जी, हाँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक चीज मुझे बताइए, आपने 2007 के विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि मौत का सौदागर के कथित बयान को किस प्रकार से गुजरात में एक माहौल बनाने में इस्तेमाल किया गया था। अब जो अमित शाह का जो एक कथित वीडियो आया है या ऑडियो आया है, जो स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है, उस स्टेटमेंट के बाद महाराष्ट्र में क्या, किस प्रकार की धारणा बन रही है जो खास करके उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बारे में कहा गया है? देखिए, महाराष्ट्र में खासकर दिल्ली के साथ मराठी आदमी का, मराठी मानुस का कभी सीधा रास्ता नहीं रहा है। ये औरंगजेब ने जब शिवाजी को अरेस्ट किया था, शिवाजी आ गए थे, तब से लेके दिल्ली दरबार और महाराष्ट्र की मराठी जनता, इसके बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। इसके बाद जब लगातार कांग्रेस की सरकार थी, तो जब युद्ध हुआ चाइना का और भारत को मात खानी पड़ी, ऐसे में यशवंतराव चौहान को जवाहरलाल नेहरू जी ने डिफेंस मिनिस्टर बनाया था। तब पूरे महाराष्ट्र में इस बात का उत्सव हुआ था कि जब हिमालय की जरूरत पड़ती है तो सह्याद्री को आवाज लगाई जाती है, और हिमालय को बचाने के लिए सह्याद्री गया है। ये परसेप्शन लोग लेके गए हैं। जब जब
दिल्ली पे हमले हुए हैं, तो मुगलों के साथ मराठों की ये ट्रीटी थी जिसके तहत पानीपत में अब्दाली से लड़ने मराठे गए हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का तख्त का कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनको दिल्ली में राज नहीं करना था, वो अपने महाराष्ट्र में खुश थे। तो उन्होंने दिल्ली के साथ कुछ तय किया, कुछ जमीन ली, कुछ अधिकार लिए वसूली के, और उसके बाद ये रिटर्न में दिया कि हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। तो वर्तमान में क्या है, हमारे जो मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, ये भले ही अपने आप को शिवसेना कहे, लेकिन ये पूरे दिल्ली दरबार के सामने है। जब दिल्ली दरबार के सामने जाके हर बात के लिए उनको नतमस्तक होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इसको अपना अपमान समझता है। इसके पहले एनसीपी, कांग्रेस और सेना की सरकार थी, लेकिन उद्धव ठाकरे नतमस्तक नहीं हुए थे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का समर्थन जरूर लिया था, लेकिन अपने टर्म पे उन्होंने पार्टी चलाई। उन्होंने जब स्पीकर का मसला आया, नाना पटोले कांग्रेस के स्पीकर थे, उन्होंने इस्तीफा देके प्रदेशाध्यक्ष बन गए। वो मंत्री बनना चाहते थे, वो दुकान फंस गई उनकी, लेकिन स्पीकर नहीं रहा। लेकिन जो कांग्रेस ने स्पीकर इसी को चाहिए, तो ये नहीं मानते हुए उन्होंने बिना स्पीकर का सरकार चलाई, लेकिन वो अपने इस पे रहे। तो उन्होंने सहयोग लिया, नतमस्तक नहीं हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री नतमस्तक होते हुए दिखाई देते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र की थी, वो एक अपने वजूद पे थी, चाहे फिर गोपीनाथ मुंडे हो, चाहे तुम्हारे प्रमोद महाजन हो, उनका एक सिक्का चलता था दिल्ली के दरबार में, और दिल्ली के दरबार में वो सहयोगी थे, नतमस्तक दरबारी नहीं थे। ये दोनों की खासियत थी। फिर गडकरी आए। अशोक वानखेड़े जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें। वित्त मंत्री का काम होता है देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, और उसके सबसे ज्यादा उसकी निगाह होती है साउथ ब्लॉक पे और मुंबई में रिजर्व बैंक पर। उन दोनों की गतिविधियों से देश का वित्त मंत्रालय चलता है, सेबी के ऊपर। आज जो दिख रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तमाम इंडिकेटर्स जो गरीबी रेखा के हैं, चाहे जो भी है, टैक्स कलेक्शन के, वो एक तरफ, और देश के वित्त मंत्री को एक नया टास्क दिया गया है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि केंद्र में प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको वित्त मंत्रालय की अहमियत का पता होता है। कभी भी किसी वित्त मंत्री को मैंने किसी दूसरे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए हुए भी अपने होशो हवास में नहीं देखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास होती है। अब उन्हें एक नया टास्क दिया गया है कि वो टास्क दरअसल ये है कि बारामती में शरद पवार के पांव उखाड़ने हैं। तो जो व्यक्ति कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीतने में नाकामयाब रही हो, वो शरद पवार जैसे दिग्गज का पांव उखाड़ने के लिए बारामती जाए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंक रही है, या वाकई भारतीय जनता पार्टी का कोई सीरियस अप्रोच है इस मामले पर? 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी ने सरकार बनाई, तब से वित्त मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब तो वही चलाते हैं, पीएमओ ही चलाते हैं। ये तो सब बाकी पपेट बैठे हुए थे। आपको यदि इस बात का गुमान होगा कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय चला रही है और डे टू डे बारे में बात कर रही होगी, वो तो एक रबर स्टैंप है कि जो उनको यूज किया जाता है, और उनका कोई और काम नहीं है। वैसा देखा जाए तो पूरे केंद्र के सारे मंत्री, सारे अधिकारी तो सीधा पीएमओ में सब ये करते हैं। मंत्री तो हमारे एक ऑर्नामेंटल बैठे हुए हैं। एक होता है किसी महिला का शादी के लिए, उनको समाज में रहना है तो एक पति की जरूरत होती है, तो वो बोलते हैं जो कुंकू यानी जो टीका होता है माथे पे या मंगलसूत्र गले में, उसके लिए एक पति चाहिए होता है, तो उसको नाम का पति बोलते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ जो मंत्री है वो नाम के मंत्री है। मैं तो हमेशा मजाक में कहता हूँ, ये तो कव्वालों की टीम है। 2 कव्वाली गाते हैं और बाकी लोग ताली बजाते हैं, आज यहाँ हम भी देखेंगे, आज यहाँ हम भी देखेंगे। ना उनका कोई सूर है, ना उनकी कोई अहमियत है, सिवाय ताली बजाने से उनको कुछ काम नहीं है। तो वर्तमान में जो उन्होंने किया, लेकिन यदि हम फिर महाराष्ट्र की बात करें, जो मैं आपको बता रहा था, तो यदि ये 10 तक सिमट जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता किसी भी हालत में, आप कितना भी परिवारवाद को गाली दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप अपना चिल्लाते रहो कि परिवारवाद, लेकिन ठाकरे परिवार के प्रति लोगों की सहानुभूति है। आज आप उनको कह दोगे कि मेमन की कब्र आपने सुशोभित की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन नहीं दिया था। अभी हाल ही में कल परसों की बात है, कोई लखनऊ या कानपुर में कहीं हनुमान की मूर्ति की तोड़फोड़ हुई, तो क्या ये योगी जी ने करवाई? क्या योगी जी मुख्यमंत्री है? तो हो ही नहीं सकता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और जो कहेगा ये योगी जी ने करवाई है, तो ये ज्यादा मूर्ख, इससे ज्यादा मूर्खता हो नहीं सकती। तो यदि कोई कहे कि मुझे याद है कि जब बॉम्बे में बाबरी मस्जिद गिर गई थी और जब बॉम्बे में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे, तब भाजपा वाले कहाँ थे? ये तो अपने घर से निकल नहीं रहे थे। किरीट सोमैया कहाँ थे तब ये रामदास कदम कहाँ थे? ये तो अपने फ्लैट में 2-2 ताले लगा के अंदर बैठे होंगे, ऐसा लगता है,
क्योंकि उस पे तो उस समय तो रास्ते पे उतरने वाली शिवसेना थी। सरपोतदार थे सांसद मुंबई से, वो रास्ते पे उतर गए थे, रिवॉल्वर लेके उतरे थे। उसके बाद कैसे चले, उनको जेल भी हुई। तो जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है तो मरने के लिए और हिंदुओं को बचाने के लिए शिवसेना होती है। और आप वर्तमान में तुम कहते हो कि मेमन की कब्र खरीदने की तुमने पाकिस्तानियों का ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य क्या हो सकता है? कोई नोटशीट निकाली थी क्या मुख्यमंत्री ने? इतना बड़ा राज्य है, मुंबई में कई कब्रें हैं, किसी कब्र पे कोई सुशोभित होता है और आप जब पता पड़ गया आपको तो तुरंत उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, तो शिवसेना ने थोड़ी बोला कार्रवाई क्यों की। तो ये आप इश्यूज इसलिए उठाते हो कि आपको फ्रस्ट्रेशन है। घेरने वाला मामला क्या है? शरद पवार को घेरने वाला कोई मामला नहीं है। देखिए बारामती में बड़ा एक, मैं बारामती के किसी एक इससे बात कर रहा था, डॉक्टर से बात कर रहा था बारामती के। मैंने बोला ये जरा नॉन पार्टीजन है, इससे बात की जाए। तो मैंने बोला क्या लगता है आपको कि अभी राम शिंदे भी आ गए हैं, जिसको रोहित पवार ने चुनाव में हरवाया था, वो ब्लू आइड बॉय है देवेंद्र फडणवीस के, शायद मंत्री बनेंगे अभी एक्सपेंशन में, वो भी वहां पे डेरा डाले हुए हैं। बावनकुळे भी पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र जो प्रदेश अध्यक्ष है, और निर्मला सीतारामन को चार्ज बनाया है कि बारामती में ही ठोकना है इनको। तो एक बारामती के डॉक्टर ने बड़ा हंसते हुए कहा, बोले मुझे निर्मला सीतारामन का तो मालूम नहीं, लेकिन राम शिंदे और बावनकुळे की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके देखे तो सही हो। शरद पवार ने जो बारामती को बनाया है, बारामती, और जो बारामती को एक स्मार्ट सिटी के से भी ज्यादा चीजें बारामती में है। बारामती का जो उदय और बारामती को जो आज मिला है, बारामती जिस चीज के लिए जानी जाती है, चाहे औद्योगिक हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसानों का अपलिफ्टमेंट हो, चाहे दलित पिछड़ों का अपलिफ्टमेंट हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे रोड्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शहर में एविएशन स्कूल भी चलता है। तो यदि बारामती को बारामती शरद पवार ने बनाया, तो इससे भी अच्छा करने के लिए वो लोग सामने आए जिन्होंने अपने गृह नगर को या अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र को बारामती से अच्छा बनाया हो। राम शिंदे का यदि लोकसभा विधानसभा क्षेत्र देखने जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बावनकुळे जी का तो लोक विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बेचारों को तो लोकसभा विधानसभा में टिकट ही नहीं दिया था। पार्टी ने समझा 2019 में तो ये तो टिकट देने लायक नहीं है। बाद में एकदम उनको विधान परिषद में लाके पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। वो आपने नागपुर की जाके कहानी सुनाए। नागपुर में तो उप मुख्यमंत्री है, नागपुर में गडकरी है, जहां गडकरी जैसा धाकड़ नेता नागपुर से आता हो लोकसभा से, जहां के विधानसभा से देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, बावनकुळे प्रदेश अध्यक्ष है, ये ऐसे बड़े दिग्गज है नागपुर के। तो नागपुर की तुलना यदि बारामती से की जाए तो नागपुर 5 पे आता है और बारामती 12 पे आता है, 10 पे आता है नंबर पे। तो पहले अपने नागपुर को तो बारामती बनाओ, फिर आओ। जब ये लोग सवाल पूछते हैं, ये लोगों का ये है, तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आपको बताने का है लोगों के बीच में, ये अपने वर्कर के बीच में। इतनी बातें आप कह रहे हैं, बुलेट ट्रेन मिल रही है महाराष्ट्र को, फिर आप कैसे ये सब बातें कह रहे हैं? बुलेट ट्रेन गुजरात वालों के लिए है, महाराष्ट्र के लिए थोड़ी है। गुजरात का व्यापारी महाराष्ट्र मुंबई आएगा, मुंबई का व्यापारी जो मुंबई का जो गुजराती व्यापारी है वो जाएगा। मराठी आदमी कब जाता है अहमदाबाद? कितने लोग अहमदाबाद जाते हैं? अहमदाबाद में जो ट्रेनें जाती है, अहमदाबाद में जो फ्लाइट जाती है, उसका यदि डाटा आपने इकट्ठा किया। आपके साथ है, अभी महाराष्ट्र के 40 से ज्यादा विधायक गुजरात गए थे, सूरत गए थे। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं तो विधायक गए थोड़ी थे, विधायक लेके जाया गया था। अब आप मुझे बताइए अभिषेक जी, यदि आपको कहीं सेफ जगह जाना हो तो आप अपने घर ही ले जाओगे ना जी। मुझे तो ये तो बोल रहे थे पहले शिवसेना का अंदरूनी मामला है, उसके बाद तो विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बोल दिया कि हम लोगों को तोड़ने में कितनी बड़ी कारागार भूमिका रही है देवेंद्र फडणवीस की और कैसा उन्होंने हमको तोड़ा। और उस चलते भाषण में फडणवीस जी को खड़ा होकर बोलना पड़ा, शिंदे जी अब चुप रहिए, सब कुछ मत बोल दीजिए। बाकी बची हुई काम हमारी भाभी जी ने कर दी, मिसेज फडणवीस ने। उन्हें बताया कि हर रात को वो गॉगल पहन के और जेम्स बॉन्ड बन के जैकेट पहन के निकलते थे पिछले दरवाजे से, तभी मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो जब ये तोड़ा आपने तो गुजराती लेके गए, और गुजरात में भी आपको लगा कि ये शिवसेना वाले हैं, घुस के गुजरात से ले गए, तो फिर आप उसको गुवाहाटी ले गए, बहुत दूर, जहाँ शिवसेना की पहुंच भी नहीं हो सकती। थोड़ा महाराष्ट्र से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें भारत जोड़ो यात्रा और उस पर भी नीतीश कुमार के मुंह पर भी आना है। लेकिन जिन 2 राज्यों में आप हाल फिलहाल गए थे, मेरी आपसे बात भी हुई थी, उन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जोर है। मैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। 15 साल सरकार छत्तीसगढ़ में चलाई है
भारतीय जनता पार्टी ने 11 में 9 लोकसभा सीटें जीती है। तेलंगाना में भी 17 में 4 लोकसभा सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार भी बहुत जोर है तेलंगाना में। यूपी से ये जो एक संगठन मंत्री थे सुनील बंसल, उनको ले जाया गया है। त्रिपुरा में जिताने वाले देवधर साहब को लगाया गया है। पूरी टीम लगी हुई है एक तरह से। क्या आपको लगता है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कुछ करने के लिए जनता स्पेस दे रही है? नहीं दे रही है। तेलंगाना में जनता क्यों केसीआर के खिलाफ जाएगी, एक सवाल ये बता दें जी। आप 2.5 एकड़ के किसानों के लिए 6,000 रुपए देते हो साल में, 2.5 एकड़ के किसानों के लिए। यदि आपकी खेती 3 एकड़ है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं, मतलब उसमें नहीं आते हो। केसीआर किसान को 1 एकड़ पे 10,000 रुपए देता है। उसका किसान, ये जो 6,000 रुपए आप देते हो 2.5 एकड़ पे, वो किसान वो 6,000 रुपए खा जाता है बेचारा, क्योंकि उस 6,000 में 2.5 एकड़ में कुछ भी नहीं कर सकता वो 2,000 की इंस्टॉलमेंट में। केसीआर रबी के लिए 5,000 रुपए और खरीफ के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ देता है। यदि आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, ताकि आप खाद डालो, ताकि आप उसमें बीज की व्यवस्था करो, ताकि आप बुआई करो, कटाई करो। इसी का कारण है कि सबसे युवा राज्य होने के बाद मात्र 8 साल का तेलंगाना है और तेलंगाना का जीडीपी का ग्रोथ 200% है। वहां बिजली फ्री है किसानों को, वहां पानी फ्री है किसानों को, 24 घंटे पीने का पानी मिलता है, 24 घंटे खेत में पानी मिलता है, और बिना सरकार के, केंद्र सरकार के सहायता से। क्योंकि पीने की पानी की जो सिस्टम थी, उनकी भागीरथी प्रोजेक्ट जो था, उसके लिए कोई 40,000 करोड़ देने के लिए नीति आयोग ने बोला था, उसके बाद भी नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बलबूते पे, अपने खुद के बलबूते पे ये प्रोग्राम किया। आप हैदराबाद में जाके देखिए, ऐसा कोई ब्रांड नहीं, मल्टीनेशनल विश्व का कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद शिफ्ट नहीं हुआ हो। उन्होंने जो फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया वो देखने लायक है। वहां जाने के बाद लगता है कि कौन क्यों सिंगापुर और क्यों ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाएगा, जब हैदराबाद में ही एक जगह यूरोप खड़ा हो गया है। तो उन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो जब लोग नाराज नहीं है, लोग खुश है, तो लोग इनके साथ क्यों देंगे? सवाल ये है, लोग परिवर्तन क्यों चाहते हैं? जब आप परिवर्तन कुछ बड़ा करते हो, आप ये कहो कि मैं 20,000 रुपए एकड़ दूंगा पैसा किसानों को, तो किसान सोचेगा कि 20,000 रुपए एकड़ देगा तो इसको लिया जाएगा। लेकिन जिसने 6,000 रुपए 2.5 एकड़ पे देने का जिसका रिकॉर्ड हो, वो 20,000 कहां से देगा? ये भी तो है। और अभी तक बीजेपी ने जितना बोला उसमें से क्या किया जो बीजेपी कहेगी कि हम डिलीवरी करते हैं? केसीआर ने तो डिलीवरी कर दिखाई। तो ऐसी स्थिति में लोग केसीआर के ये जो 4 सीटें, ये भी निकालना मुश्किल है। ये 4 सीटों में भी अब बीजेपी चली जाएगी वहां, क्योंकि अब वहां हिंदू मुसलमान होने का प्रयास इन्होंने बहुत किया। अभी हाल ही में वहां एक दंगे हुए, एक उनका जो विधायक है वो बहुत ज्यादा कुछ ईश निंदा का उसके आरोप लगा। तो ये जो तमाम चीजें है, वहां पे मुझे कुछ जगह दिखाई नहीं देती। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नेतृत्व का संकट है, क्योंकि इन्होंने रमन सिंह का नेतृत्व खत्म किया। नया जो नेतृत्व ये उभारने का प्रयास करते हैं, उनको रबर स्टैम्प चाहिए। ऐसे कई बड़े नेता है छत्तीसगढ़ में जो आज भी कांग्रेस सरकार को पानी पिलाने की औकात रखते हैं। लेकिन आपने लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया? साहू को बनाया। साहू क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से सीट निकाल सकता है? सवाल ये है विधानसभा, क्योंकि आपको रबर स्टैम्प चाहिए। जो आदमी जमीन से जुड़ा हो, जिस आदमी की जमीन पे ताकत हो, जिसको संगठन मालूम है, वो हर जगह आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। आपको सवाल पूछेगा, सवाल पूछेंगे नितिन गडकरी, इसलिए वो पार्लियामेंट बोर्ड से बाहर है। आपको वो लोग चाहिए जो सवाल नहीं पूछेंगे। तो आपने मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह को बाहर निकाला, क्योंकि शिवराज सिंह इतनी बार के मुख्यमंत्री है, सवाल तो पूछते, और उसकी जगह आपने एक ऐसे आदमी को ले आए जो आपने उज्जैन से सीट निकालना जिसके लिए मुश्किल हो गया। आपने पिछली बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया उनको, इस लायक भी नहीं समझा। उस सत्यनारायण जटिया को आपने वहां लेके आए। आप हरियाणा में कितने दिग्गज नेता है जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को खड़ा कर दिया, लेकिन आप एक यादव नाम की सुधा यादव को लेके आए जो एक बार की वहां एमपी रही है, और वो बेचारी वहां सेक्रेटरी है पार्टी की। वो अब तय करेगी कि उत्तर हरियाणा में और वो क्या करे, हरियाणा में बीजेपी का हाल क्या होगा। तो जब ये आप ऐसा बोर्ड बनाते हो, तो आपने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने खत्म किया। ये तो क्या 11 में 9 सीटें जो मिली थी लोकसभा में पिछली बार, क्या आपको रिपीट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है? बहुत मुश्किल लग रही है, बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि इस बार उनको मालूम है कांग्रेस को ये पिछली बार जैसा उन्होंने गफलत रह के नहीं चला। और पिछली बार की बात अलग थी। पिछली बार एक आपने फुल एयर स्ट्राइक और ये बहुत सारी राष्ट्रवाद की बातें की थी। पिछली बार लोगों को कहा था कि 5 साल और चाहिए हमको, 5 साल में
पहले तो ये कहा था कि जो 60 साल में इन्होंने किया हम 60 महीने में कर देंगे। वो 60 महीने खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम और चाहिए, 5 साल और दिए। अब फिर आओगे 5 साल और देंगे। अब लोग पूछेंगे 27 साल तो आपको बीजेपी गुजरात वालों ने भी दिए, तो 27 साल में गुजरात में आज भी पानी के क्राइसिस क्यों है? 27 साल में आज भी बच्चों का ड्रॉप आउट का रेट ज्यादा क्यों है? 27 साल में भी आज आत्महत्या करने में सूरत क्यों आगे है? जो रोज 3 आत्महत्या होती है सूरत में। आज बेरोजगारी का दर गुजरात में क्यों ज्यादा है? आज वहां किसान आत्महत्या क्यों करता है, खेडूत जिसको बोलते हैं। तो गुजरात में भी सवाल पूछेंगे कि 27 साल के राम राज्य में यदि यही होना है तो फिर उससे तो अच्छा हमारे बघेल साहब का राज्य है। कम से कम गुजरात इतनी रोज की आत्महत्या तो नहीं हो रही है। अशोक वानखेड़े जी, मैं गुजरात पे ही आ रहा हूँ। गुजरात और मध्य प्रदेश भी आप हाल में गए थे और काफी आपने वहां पर डीप स्टडी की है, खास करके लोगों की मानसिकता की और सिचुएशन की। इन दो राज्यों में कुल मिलाकर के 55 लोकसभा सीटें हैं और 55 में 54 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन दो राज्यों में सिर्फ एक कमलनाथ के बेटे वाली सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। इस बार क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, खासकर गुजरात में जहां अभी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में गुजरात में मैं ये तो नहीं मान रहा हूँ कि बीजेपी वहां चुनाव हार जाएगी, लेकिन बीजेपी 100 के नीचे आ जाती है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जो सोलंकी का वहां पे रिकॉर्ड है 149 सीट्स का, वो तोड़ने के लिए बीजेपी जी जान लगा रही है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ही कहते हैं गुजरात के कि हम 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है, क्योंकि वहां कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 5 साल से चल रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल बदल दिया। यदि आपके वहां राम राज्य चल रहा था तो मंत्रिमंडल बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर था। मतलब आपको डर है वहां सरकार खोने का। उसके बाद में आपने 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई होगी और उस कमेटियों को ये काम दिया है कि अब वो जितने आंदोलन चल रहे हैं गुजरात में पिछले 5 साल से, उस आंदोलन को समाप्त करना है। तो अभी उन्होंने किसानों के साथ, सॉरी, कर्मचारियों के 2 संघों के साथ बातचीत की और उनको कहा कि आपकी हम मांगे पूरी करते हैं। तो उन लोगों ने कहा सर, मांगे पूरी करने से नहीं होगा, ये मांगे हमको कागज पे भी चाहिए और ये तुरंत इसका क्रियान्वयन भी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में जैसे खेल आपने किया, इस वजह से हम ये आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने वहां तलाठियों का आंदोलन चल रहा था, तो तलाठी के नेता के साथ कुछ एग्रीमेंट करने का प्रयास किया। बाद में उस तलाठी के नेता को ही संघ आंदोलनकारियों ने भगाया अपने स्टेज से और नया नेता खड़ा कर दिया। तो बीजेपी के सारे हथकंडे वहां फेल हो रहे हैं। दूसरी बात है, गुजरात में कांग्रेस का डीएनए है, तो मरी हुई हालत में भी 30-35 सीटें ऐसी है जो किसी भी हालत में कांग्रेस को मिल जाती है, वो सीटें कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी ने वहां कमजोर कांग्रेस को देखते हुए वहां पे फिर मैदान में उतरने का प्रयास किया है। यदि वहां पे दूसरे नंबर पे भी आम आदमी पहुंच जाती है, खुदा न खास्ता, मैं नहीं बोल रहा हूँ पहुंच रही है, यदि पहुंच जाती है तो ऐसे में वो कांग्रेस जैसा विपक्ष नहीं रहेगा लचर कि 5 साल तक अब हम सत्ता में नहीं है तो हम चुपचाप बैठे हैं। वो 5 एक साल सवाल तक। बड़ा महत्वपूर्ण उठता है वानखेड़े जी। दिल्ली का 2013 का विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ एक माहौल था और हंग असेंबली आ गई। तो क्या गुजरात में, जैसे आप कह रहे हैं कि 100 के नीचे, 92 तो बहुमत का आंकड़ा है और आप 100 के नीचे कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि यदि इस परिस्थिति में यदि एक संभावना ये भी बन कांग्रेस सकती है कि हंग असेंबली है? यदि कांग्रेस ताकत के साथ उतरे चुनाव में, जो मुझे नहीं दिखाई देता है, यदि ताकत के साथ कांग्रेस चुनाव में उतरे तो फिर आम आदमी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर इस हंग पार्लियामेंट, हंग विधानसभा की स्थिति ले जा सकते हैं, ताकत से उतरे तो। लेकिन एक खबर मैंने वो भी सुनी है वहां पे अभिषेक जी, कि कोई ना कोई अंडरहैंड डीलिंग, क्योंकि गुजरात में अंडरहैंड डीलिंग बहुत होता है। लगातार नरेंद्र मोदी वहां चुनाव इसीलिए जीतते रहे और सत्ता में बने रहे क्योंकि वो जो अहमद पटेल जो थे, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग था उनका। अहमद पटेल भी चाहते थे कि गुजरात में सरकार आने से क्या होगा, एक पावर सेंटर ही खड़ा हो जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा और मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने हमेशा वहां पे कांग्रेस को सेकंड नंबर पे ही रखा, ये उनका अपना इंटरेस्ट था। ऐसा ही अंडरहैंड डीलिंग, लोग कहते हैं कि कोई बातचीत अशोक गहलोत से हो गई, ये चर्चा है, मैं अभी कहता हूँ फिर से, ये चर्चा है, इसमें कितनी ताकत है पता नहीं। उन्होंने कहा कि एक अंडरहैंड डीलिंग हुआ है कि राजस्थान हम आपके लिए छोड़ देंगे, गुजरात आप हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि पूरी गुजरात की जो रणनीति है वो अशोक गहलोत और उनकी टीम ही तय कर रही है। और वहां पे जो रघु शर्मा जो गए हुए हैं, रघु शर्मा को लेके वहां बहुत लोग नाराज है, लोकल लोग, कि रघु शर्मा वही कर रहे हैं जो बीजेपी को मदद करते हैं। तो यही मुझे कुछ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने भी ये बताया। अब इसमें क्या होगा, यदि गुजरात चला गया नरेंद्र मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ, वो कहेंगे कि फिर हम जीत गए, उनकी इज्जत रह जाएगी।
क्योंकि गुजरात यदि हार जाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी बाकी राज्यों में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो गुजरात जीतना जरूरी है। अच्छा, राजस्थान में अशोक गहलोत रिपीट भी होते हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए सही होगा, क्योंकि यदि वहां पे आज बीजेपी, यदि अशोक गहलोत चुनाव हारते हैं, कांग्रेस चली जाती है, तो वहां जो बीजेपी सत्ता में आएगी उसमें आप किसी भी हालत में मतलब जो महारानी है वसुंधरा जी, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और यदि जब वसुंधरा मामा का को क्या मुख्यमंत्री, स्थिति है? मामा की वसुंधरा स्थिति को क्या है मध्य प्रदेश वसुंधरा को एक मिनट, वसुंधरा को यदि आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर एक तकलीफ, आपको एक कांटा और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ये वो नहीं चाहते, वो चाहते कि वसुंधरा और 5 साल के लिए शेल में रहे, सत्ता के बाहर रहे, तो हो सकता है कि उनका क्रेज थोड़ा कम हो जाए। रही बात मामा की, मामा ने बड़े चालाकी के साथ सरकार तो बदलाव दी, और उस सरकार जाने में जितना योगदान बीजेपी का है, उससे ज्यादा योगदान दिग्विजय सिंह का है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस सरकार से मतलब नहीं था। दिग्विजय सिंह को किसी भी हालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर करना था, क्योंकि ज्योतिरादित्य जाने के बाद अब दिग्विजय सिंह के बेटे के लिए रास्ता साफ हो गया, क्योंकि कमलनाथ की भी उम्र हो गई है, दिग्विजय मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो नई पीढ़ी में जयवर्धन सिंह ही एक ऐसे है कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। यदि कांग्रेस ने दिग्विजय को ये प्रॉमिस कर दिया कि जयवर्धन को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो डंके की चोट पे वहां कांग्रेस बड़े ताकत के साथ वापस आएगी। आज भी यदि मध्य प्रदेश की बागडोर, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, मध्य प्रदेश की बागडोर यदि आपने दिग्विजय सिंह के हाथ में दे दी, तो लोकसभा में भी वो वंडर करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को टिकट चाहेंगे, अपनी लॉबी तैयार करने का प्रयास करेंगे। उनका इंटरेस्ट मध्य प्रदेश और अपने बेटे को है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक भी है, और ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में दूसरा मामला करप्शन का भी सामने आ रहा है, सीएजी के माध्यम से आ रहा है। वो देखिए, मध्य प्रदेश में करप्शन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वही ना, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। तो अभी आप देखिए, राजस्थान की बात हम कर रहे थे, राजस्थान में मिड डे मील का एक करप्शन का मामला सामने आया, ईडी से लेके इनकम टैक्स, सीबीआई सब एक्टिव हो गई, और कब इनकम टैक्स ने रेड की है, कल वहां पे राजेंद्र यादव है गृह राज्य मंत्री, उनके घर पे और उनके रिलेटिव्स पे। लेकिन यहाँ पे तो जो घोटाला है, 2000 करोड़ का घोटाला है, ये जो टेक होम राशन करके एक स्कीम थी, जो 3 साल की बच्चियां या गर्भवती महिलाएं या 11 से 14 साल की जो स्कूल की ड्रॉप आउट बच्चियां जो स्कूल नहीं गई, उनको राशन देने का ये मामला है। 2000 करोड़ का खर्चा है इसमें। उसमें कई जगह ऐसा हुआ कि स्टॉक ही नहीं है लेकिन राशन बटा, जहां 97,000 मीट्रिक टन राशन दिखाया स्टॉक में, 87,000 बढ़ गया, लेकिन स्टॉक नील है, मतलब 10,000 मीट्रिक टन था ही नहीं। कई जगह जो राशन लेके जाया गया, वो जो वाहन के नंबर है, वो टेम्पो के है, ऑटो के है, टैंकर के है, मोटरसाइकिल के है, तो वहां मध्य प्रदेश सरकार कहती है ये लिपिक की त्रुटि है। तो फिर जब चारा घोटाले में भैंसे स्कूटर पे गई, तो वो भी तो लिपिक की त्रुटि हो सकती है। तब तो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद तो चिल्ला चिल्ला के पानी पी पी के कोस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, स्कूटर पे भैंसे जाती है। और मध्य प्रदेश में तो टैंकर में पोषण आहार गया है, ऑटो पे और टेम्पो पे गया, इस पे गया है, स्कूटर पे गया है। और उसके बाद वो कहते हैं ये त्रुटि हो सकती है। वो बोलते आंकड़े जरा गलत हो गए। आंकड़े कैसे गलत हो सकते? सरकारी आंकड़े। शिक्षा विभाग कहता है कि जो लाभार्थी है टेक होम राशन का, उसका नंबर 8,690 ऐसा कुछ महिला लड़कियां बताया जाता है जी। और महिला बाल विकास उसको 39 लाख बताता है। 8,000 और 39 लाख, ये ऑडिट ने सरकारी आंकड़े बताए, तुम्हारे दो आंकड़े मैच नहीं खाते। नहीं, और सबसे हास्यास्पद जो है, जहां ये बची नहीं सकती जी, जो यूनिट है जहां ये पोषण आहार तैयार होता है, उसकी एक कैपेसिटी है जी, और उसका बिजली की खपत है जी। जब वो इतना आहार प्रोड्यूस करेगा तो इतनी बिजली लगेगी जी। तो उन्होंने जितना आहार बनाया और जो बिजली खपत है उसमें 50% का गैप है। मतलब अब तो उनको तो वर्ल्ड के लेवल पे ले जाके प्रोटोटाइप देना पड़ेगा कि ऐसे मशीनें इजाद की हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही 50% हो गया है।
नहीं, ये चीज यहां से निकल के सामने आती है कि जब मामला इतना सीवियर है, फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि इन राज्यों से ही निकलनी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, मैं बार बार कहता हूं, और ये सभी विपक्ष, सभी पार्टी, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दल सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं। इंस्टाग्राम, ट्वीट्स, फेसबुक लाइव, इस पे बचे रहे। आपको रास्ते पे उतरना होगा। जब तक आप रास्ते पे नहीं उतरते, लोगों से संवाद स्थापित नहीं होता, और जब तक लोगों से संवाद स्थापित नहीं होता, ना आपको लोग समझते हैं, ना लोग को आप समझ पाते हैं। इसलिए ये जरूरी था। और ये जो पद यात्रा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत गेन कर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, गेन ही कर जाएगी। जिस राहुल गांधी को सबने मिलकर पप्पू बनाया, जब वो राहुल गांधी लोगों के बीच में बात करेंगे, तो उसको सुनने वाले ये भी तो समझ में आएंगे कि हम पप्पू से बात कर रहे हैं कि किसी एक होनहार व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आपके पप्पू कहने से क्या होता है? अशोक वानखेड़े जी, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस पे तो आपने भारत जोड़ो यात्रा का फ्यूचर कम से कम अपने हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश की है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल जिसको खत्म करने की बात जेपी नड्डा कर रहे थे, अचानक उनमें एक अलग अलग सा इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, खास करके नीतीश कुमार के मूव के बाद। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने गोदी मीडिया को भी मजबूर कर दिया कि वो शाम की डिबेट जो हिंदू मुसलमान के तथाकथित नेशनल सिलेबस पर किया करते थे, वो जगह नीतीश कुमार ने ले ली। तो क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया को जब इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के मूव के बाद तमाम क्षेत्रीय, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां हो, एक कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई माले, उसके नेता से मिलने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली के सागरपुर के उस इलाके में भी गए जहां उनकी गाड़ी नहीं जा सकती थी, आधा किलोमीटर पैदल गए। सीताराम येचुरी जैसे कम्युनिस्ट नेता से उनकी मुलाकात होती है, डी राजा से होती है। चर्चा है कि वो नवीन पटनायक और ममता बनर्जी से भी मिलने जाने वाले हैं। और दिल्ली की तमाम मुलाकातें अरविंद केजरीवाल से हो या राहुल गांधी से हो या मुलायम सिंह यादव से मेदांता जाकर मिलने का मामला हो, ये पूरी कवायद आपको क्या लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2024 में किस तरह से चुनौती लेकर आने वाली है? देखिए, जिस हिसाब से बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, और ममता बनर्जी तो एक क्षेत्रीय दल है, उसको पूरा तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया, इससे सभी राज्यों के क्षेत्रीय दल थोड़े सजग हो गए। यूपी में बीएसपी को खा गए, महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गए, बंगाल पंजाब में अकाली दल को खा गए। तो अब उनको एक बात समझ में आ गई कि अभी हमको अपना वजूद बचाने के लिए इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इनका साथ लेंगे तो ये आपको खा जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी लागू होने के बाद तमाम क्षेत्रीय दल जिनकी राज्य सरकारें हैं, उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि अब हमारी स्थिति केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेके भिखारी जैसी हो गई। हमारा ही पैसा मांगने के लिए हमको भीख मांगना पड़ता है। ये हम भीख मांगने की स्थिति हमारी तब ताकतवर, मतलब हम अधिकार से मांग पाएंगे जब हमें ये पता पड़ जाएगा कि हम जो है अपना वजूद लोकसभा में दिखा पाए, प्रेशर ग्रुप बनाए। तेलंगाना में भले ही 17 सीटें हो, लेकिन 17 तेलंगाना के टीसी केसीआर के, यदि टीएस तेलंगाना संघर्ष समिति के टीसीएस के यदि 13-17 लोग खड़े होते हैं तो एक वजूद होता है। कल 4 लोग होंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 17 लोग चाहिए होंगे तो सरकार को बिल के लिए भी जरूरत पड़ेगी। वही ममता सोच रही है कि मैं अपने 42 लेके आऊं, वही शरद पवार सोच रहा है कि मैं 48 में से कम 38 लेके आऊं, तो मेरा एक प्रेशर ग्रुप बनेगा। और जब हमारा प्रेशर ग्रुप बनेगा तो केंद्र सरकार नतमस्तक होगी, और केंद्र सरकार नतमस्तक होगी तो हमारे राज्यों का भी भला होगा। इसीलिए आपको ताज्जुब लगेगा, ओडिशा में बीजेडी ने पूरे अपनी कैबिनेट बदल दी। जब वहां मैंने नेताओं से बात की तो क्या विधानसभा का डर है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ विधानसभा में सामने कौन है? हम ही हम हैं, हमको ही आना है। हमें इस बार लोकसभा को देखते हुए हमने कैबिनेट में रिशफल किया। हमें लोकसभा इस बार मैक्सिमम जीत के जाना है। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए अशोक वानखेड़े जी, तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो संघ भाजपा के ऊपर अब एसेट न रहकर एक बोझ की तरह हो गई है, जिस बैगेज को उन्हें ढोना है 24? राजनीति में एसेट और बोझ, लायबिलिटी, ये दोनों चीजें नतीजों के बाद तय होती है। जी, एक बात तो तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड जो है वो मार खाने लगा है। जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा कि जिस बनारस में वो 3 दिन बने रहे, गली गली गए, रेलवे स्टेशन गए, चाय की दुकान पे गए, विश्वनाथ कॉरिडोर लोगों को समर्पित किया, इतने सारा पैसा लगाया,
इसके बावजूद 54 सीटों में से 27 सीट, आधी सीटें समाजवादी पार्टी ले गई। यदि बीएसपी का पैक्ट नहीं होता तो शायद बीजेपी वहां सत्ता में भी नहीं आती। अब उनको वो डर वहां पे बिहार में लगने लगा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को निकालना ये उनके लिए हानिकारक हो गया है, क्योंकि हाल ही में हुए नगर पालिका के चुनाव में येदियुरप्पा के हुंकार ने सबको बता दिया। और यदि उनको लगता है कि येदियुरप्पा को वो ले ले इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में, तो बहुत बड़ा एहसान हो गया होगा। येदियुरप्पा जानते हैं कि ये एक लिपापोती करने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे जिस अनसेरेमोनियसली उनको हटाया गया, वो बात येदियुरप्पा भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ, इनकी भी अभिलाषा है मुख्यमंत्री बनने की। जब तक उनका वजूद यदि 20 सीटें और मार खा जाते हैं, पहली 80 थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास, फिर 72 पे आ गई, 72 पे यदि 52 पे आ जाती है तो ये गड्ढा भी बहुत बड़ा गड्ढा होगा। और जब यदि सीटें 300 से कम आ जाती है, 320, 220, 230, 240 तक सीटें आ जाती हैं, तो क्या फिर बाकी एनडीए के पार्टनर नरेंद्र मोदी के नाम पे एग्री होंगे? क्योंकि उन्होंने जो पिछले इतने सालों में जो प्रताड़ना झेली है, उससे तो उनको पता पड़ गया कि क्या है क्या नहीं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और मौजूदा दौर में जो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इनविंसिबल है, उसे हराया नहीं जा सकता, निश्चित तौर पर कुछ देश की परिस्थितियों ने, कुछ आम लोगों की घटती हुई आय ने, कुछ बेरोजगारी ने और कुछ असमानता ने, और इन सब से इतर हटकर राजनीतिक दलों के बीच नए सिरे से हो रही गोलबंदी ने भारतीय जनता पार्टी की राहें दुश्वार जरूर की है। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे भी महत्वपूर्ण उनके पहले होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये तय होगा कि अगली लोकसभा का गणित किस प्रकार से सामने आने वाला है। और उसी के सहारे इस देश का आम आदमी अपने भविष्य का अक्स भी उसमें देखने की कोशिश करेगा, अपनी पर कैपिटा इनकम और रोजगार के मुद्दे को भी देखने की कोशिश करेगा। और इन सब से बढ़कर देश की सीमाओं पर, जो खास करके चीन से लगी हुई सीमा है, वहां पर जिस प्रकार की हलचल है, गोदी मीडिया उसे छिपा रहा है, चाइना कितने किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, ये सब भी अब आम आदमी के जेहन में है। और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी 8 साल से सत्ता में है, 24 आते आते 10 साल हो जाएंगे, और 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी प्लस कई राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी, ये सब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ती है। रही बात विपक्ष की, तो उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए संभवतः कुछ नहीं है। तो देखते हैं किस प्रकार का नतीजा आता है और किस प्रकार से आने वाले समय में देश की राजनीति अलग अलग तरीके से बदलती हुई दिखती है। फिलहाल इस देश के मुद्दे पर एक बेहद सार्थक परिदृश्य हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए अशोक वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।